बच्चे लोग फिजिक्स निकाल लीजिए, हेडिंग डालें क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझते हैं क्रांतिक कोण क्या है। ये सीमा पृष्ठ हो गया हमारा, कोई ना कोई सीमा पृष्ठ हो गया, इसको हम कहते हैं सीमा पृष्ठ। ये जो हमारा माध्यम है ये बेटा कांच है, ऐसे समझो। ऊपर का जो माध्यम है वो क्या है? कांच है। क्योंकि क्रांतिक कोण के लिए या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किरण कहाँ जानी चाहिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। किरण कहाँ से कहाँ जानी चाहिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए किरण। हाँ, ये कोई आपतित किरण है, ये अवलंब है, जी आप अवलंब डाल दीजिए, जी आपने अवलंब डाल दिया। इस किरण का नाम क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण। तो ये क्या हो जाएगा आपका? आपतन कोण। क्या हो जाएगा? आपतन कोण। आपतन कोण को बेटा आई से लिखते हैं, ये आपका आपतन कोण आई हो गया। और ये पहला माध्यम तो हमारा क्या है? कांच है। क्या है पहला माध्यम? कांच। कांच। और दूसरा माध्यम है आपका वायु। क्या है दूसरा माध्यम? वायु। अब ये समझिएगा कि किरण कहां से गई? सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई, कांच से वायु में जा रही है। कांच से कहां गई? वायु में जा रही है। तो ये किरण अवलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। क्या होती है? दूर हट जाती है अवलंब से। इस किरण को क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। समझ में आया? अपवर्तित किरण इसको कहते हैं। अब यदि ये तो आपतन कोण हो गया और ये आपका अपवर्तन कोण हो गया। अपवर्तन कोण कितना? आर। अपवर्तन कोण को आर से लिखते हैं। जी आप जानते हैं पिछले लेक्चर में भी यही पढ़ा है आपने और अभी भी यही पढ़ रहे हैं। तो जी आपतित किरण है, कोई ऐसे आई सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई, और जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अवलंब से दूर हट जाती है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। अब यदि आपतन कोण को और बढ़ाएं, आप आपतन कोण को और बढ़ाएं तो क्या होगा कि आपतन कोण बढ़ेगा तो अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं भाई? आपतन कोण बढ़ाओगे तो अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा। और तुम लगातार आपतन कोण को बढ़ाते जाओ, लगातार आपतन कोण को क्या करते जाओ? बढ़ाते जाओ। तो धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये किरण यहाँ से चल कर के यहाँ पहुँच जाएगी। मतलब यहाँ ठीक 90 अंश का कोण बनने लगेगा। अभी 90 का नहीं बन रहा, अभी 90 से अपवर्तन कोण का मान क्या है? कम है। दिख भी रहा होगा, ये है आपका अपवर्तन कोण, ये रहा अपवर्तन कोण, तो 90 से कम है। और जब ये बिल्कुल ऐसे इधर से किरण ऐसे पहुँच जाएगी, ये किरण ऐसे, तो 90 अंश हो जाएगा। दूसरे चित्र के माध्यम से मैं फिर समझाता हूँ आपको। ये हमारा सीमा पृष्ठ है, ये रेखा आपको दिख रही, ये आपका क्या है? सीमा पृष्ठ। हमने क्या लिख लिया? सीमा पृष्ठ। दो चित्रों के माध्यम से मैं आपको ये समझाता हूं। ये आपका सीमा पृष्ठ हो गया। अब पहला माध्यम क्या है? कांच। ये कांच बना दीजिए। ये कांच है आपका, जी जानते ही है ना। पहला माध्यम क्या है? कांच, क्योंकि सघन माध्यम होने जी अब आपने लिया सो अपवर्तन कोण का मान क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अपवर्तन कोण पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया ये बताएं।
अपवर्तन कोण पहले की अपेक्षा बहुत और बढ़ा लें, और बढ़ा दें जी, अवलंब हो गया। अपवर्तन कोण का मान देखो जी हो गया, आपने अपवर्तन कोण बढ़ाया तो आपतन कोण बढ़ करके मतलब यहाँ थी पहले किरण, अब ये अवलंब से और ज़्यादा दूर हटेगी तो ये किरण मान लीजिए आपकी यहीं पहुँच जाती है। यहाँ ये किरण जब आपकी यहीं पहुँच गई सीमा पृष्ठ पर ऐसे, तो ये कोण कितने अंश का हो गया? 90 अंश। जब ये 90 अंश का हो जाता है तो उस स्थिति में आप लोग आपतन कोण को ही क्या कहने लगते हो? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को भैया सी से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? सी से। यदि आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ाते जाएं तो धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है कि अपवर्तन कोण कितने अंश का हो जाता है? 90 अंश का। तो जब ज्यों ही ये अपवर्तन कोण ज्यों ही 90 अंश का होता है तो उस समय आप आपतन कोण को ही क्या कहने लगते हो? क्रांतिक कोण कहने लगते हो। अपवर्तन कोण जब भी आपका 90 अंश हो जाए तो आपतन कोण को ही आप क्या कहने लगते हो? क्रांतिक कोण। समझ में आया? देखो ये किरण निकली और यहाँ ये चली गई, ऐसे ऐसे चली गई, ऐसे। ये आपका सीमा पृष्ठ था, उसी सीमा पृष्ठ से ऐसे हो गई ये, तो ये 90 अंश हो गया। समझ में आया? फिर से समझेंगे आप लोग। ये आपका कांच हो गया, मैंने लिखा कांच, और ये आपका क्या हो गया? वायु। इस किरण का कोई नाम लिख लो, ओ ए, और ये क्या हो गया? बी। ये हो गई आपकी बी। समझ गए कि नहीं समझे आप लोग? और ये सीमा पृष्ठ है। तो ओ ए एक किरण है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ओ ए एक किरण है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। बनने वाला कोण क्या है? आपतन कोण आई, और अपवर्तन कोण क्या है? आर है। हम जानते हैं कि जब कोई किरण सघन माध्यम से कहाँ को जाती है? विरल माध्यम में, तो वो है अवलंब से दूर हट जाती है। क्या होता है? अवलंब से दूर हट जाती है। तो हट गई अवलंब से दूर, क्योंकि सघन से कहाँ गई? विरल माध्यम में। और यदि अब आपतन कोण का मान अब और आप बढ़ा रहे हैं, आपतन कोण का मान आपने क्या किया? और बढ़ाया, और लगातार बढ़ाते गए, तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। जब आप आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। आपतन कोण को और अधिक बढ़ाने पर बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाएगा, और बढ़ करके ये कितने अंश हो जाएगा? 90 अंश। और जहाँ से ये वाला कोण 90 अंश हुआ तो इस आपतन कोण को ही क्या कहने लगते हैं? क्रांतिक कोण कहने लगते हैं। अभी तक तो ये आपतन कोण बज रहा, इस कोण का नाम क्या है? आपतन कोण। और जैसे ही ये किरण यहाँ पहुँच गई सीमा पृष्ठ पर, यहाँ पहुँच गई, तो जिन अपवर्तन कोण जैसे ही 90 अंश का होगा तो 90 अंश के इसके होने पर ये आपतन कोण क्या बजने लगता है? क्या कहलाने लगता है? क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण को काय से प्रदर्शित करते हैं? सी से। समझ में आया? ओ ए एक प्रकाश किरण है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। हम जानते हैं कि जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अवलंब से दूर हट जाती है। इस स्थिति में जब अवलंब से दूर हट गई तो इस स्थिति में किस कोण का माना देखोगा? अपवर्तन कोण का, क्योंकि अपवर्तन की किरण अवलंब से दूर हटी मतलब फैल गई, उसी तरफ को हो गई, तो जी अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा कि नहीं? तो इस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से क्या होता है? अधिक होता है। अब यदि आपतन कोण का मान आप और बढ़ाते जाएं, देखो इधर मैंने बढ़ाया, आपतन कोण का मान और बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता है? बढ़ता जाएगा। और धीरे धीरे आपतन कोण को और बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? 90 अंश। और जैसे ही 90 अंश अपवर्तन कोण का मान हुआ
तो उस समय जी आपतन कोण जो था ये क्या कहलाने लगता है? क्रांतिक कोण। क्या कहलाने लगता है? क्रांतिक कोण कहलाने लगता है। समझ में आ गया? इसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हुआ तो आपतन कोण को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कहाँ बनेगा? सघन माध्यम में। तो सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण, ये आपतन कोण सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान कितना हो? 90 अंश हो। तो आपतन कोण को ही हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। जैसे अपवर्तन कोण 90 अंश हुआ तो अपवर्तन कोण 90 अंश होने पर हम आपतन कोण को का नाम दे देते हैं? क्रांतिक कोण का। तो सघन माध्यम में बना ना क्रांतिक कोण, तो सघन माध्यम में बने आपतन कोण को ही क्या कहा गया? क्रांतिक कोण। कब कहा गया है? जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। सघन माध्यम में बने आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं जब विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। क्लियर है? सघन माध्यम में बना वो है आपतन कोण, वो है आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान कितने अंश हो? 90 अंश हो। क्रांतिक कोण कहते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए ये दोनों आप चित्र बना लीजिए। दोनों क्या करेंगे? आप चित्र बना लीजिए। बन गए आपके चित्र? चलो अब लिखो ओ ए एक प्रकाशिक किरण है। ओ ए एक प्रकाशिक किरण है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। अर्थात काय से जा रही है? कांच से वायु में जा रही है। अर्थात कांच से वायु में जा रही है। ओ ए एक प्रकाश किरण है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। अर्थात कांच से वायु में जा रही है। पूर्ण विराम लगा दें, लाइन चेंज करके लिखें। हम जानते हैं कि जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अवलंब से दूर हट जाती है। इस स्थिति में अब ये किरण देखो दूर हट गई है। किसकी किरण दूर हटी? अपवर्तन कोण बनाने वाली किरण क्या हुई? दूर हटी। मतलब अपवर्तित किरण दूर हटी तो अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा। और किससे ज्यादा होगा? आपतन कोण से। तो लिखो इस स्थिति में अपवर्तन कोण R का मान, इस स्थिति में अपवर्तन कोण R, स्मॉल r बनाएंगे, स्मॉल r बनेगा। इस स्थिति में अपवर्तन कोण R का मान आपतन कोण I से अधिक होता है। पूर्ण विराम, फिर लाइन चेंज करके लिखें। अब यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे क्या करें? बढ़ाते जाएं। अब आपतन कोण को आपने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया तो लिखो अब यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण R का मान भी बढ़ता जाता है। अब यदि आपतन कोण I का मान बढ़ाते जाएं, अब यदि आपतन कोण I का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण R का मान भी बढ़ता जाता है।
और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। भाई आप आपतन कोण बढ़ाते जाते हैं और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। तो उस स्थिति में, अब इसका मान तो 90 अंश हो गया, तो उस स्थिति में आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। तो उस स्थिति में आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण क्रांतिक कोण कब कहलाएगा रे बाबा? जब अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए? 90 अंश। ज्यों ही जी अपवर्तन कोण 90 अंश हुआ तो आपतन कोण का नाम हो जाता है क्या? क्रांतिक कोण। क्लियर हो गया? क्रांतिक कोण कहते हैं। अब परिभाषा का निचोड़ लिखो, इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। इनवर्टेड कॉमा के अंदर पूरी परिभाषा जाएगी। बेटा एक बार परिभाषा बताने के पहले मैं हल्का सा समझाना चाहूँगा। क्रांतिक कोण कहाँ बनता है? सघन माध्यम में। देखो सघन माध्यम में बना, वो किसके स्थान पर बन गया? आपतन कोण की जगह बन गया। आपतन कोण ही क्या कहलाने लगा? क्रांतिक कोण कहलाने लगा, और सघन माध्यम में बना। ये क्रांतिक कोण कब कहलाने लगा? कब इसका क्रांतिक कोण नाम पड़ा? जब अपवर्तन कोण कितने अंश का हो गया? 90 अंश। और क्रांतिक कोण कहाँ बना? सघन माध्यम। तो सघन माध्यम में बना, एक बार परिभाषा कह रहा हूं, बाद में लिखना। सघन माध्यम में बना वो है आपतन कोण। ये आपतन कोण है ना, नाम पड़ गया क्रांतिक कोण, था तो आपतन ही कोण। तो सघन माध्यम में बना वो है आपतन कोण, वो है आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान कितने अंश हो? 90 अंश। तो उस स्थिति में इसको क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गया या नहीं होगा? तो समझेंगे। लिखो अब इनवर्टेड कॉमा के अंदर परिभाषा जाएगी। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान ठीक 90 अंश होता है, कौमा क्रांतिक कोण कहते हैं। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान ठीक 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। क्रांतिक कोण समझ में आ गया। अब मैंने इसी हेडिंग में डलवाई थी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या क्या हेडिंग डलवाई थी? क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्रांतिक कोण तो आप लोग समझ गए, अब समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलो चित्र फिर बनाते हैं। ये सीमा पृष्ठ हो गया आपका कोई, ये क्या है? सीमा पृष्ठ। सीमा पृष्ठ। अब ये एक अवलंब है, ये प्रकाश किरण डाल दो पहले। यदि आपतित कोई प्रकाशित किरण है, अब यदि आपतन कोण का मान तुम और बढ़ाते जाओ, मतलब आपतन कोण का मान क्या कर दो? क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कर दो। जी यहाँ आपतन कोण था, आपने मान बढ़ाया तो ये कोण क्या बजने लगा? क्रांतिक कोण। फिर भी आप नहीं मान रहे, आप क्या कर रहे हैं? आपतन कोण को और बढ़ा रहे हैं, अर्थात आपतन कोण का मान किससे ज्यादा कर रहे हैं? क्रांतिक कोण से ज्यादा। अब यदि आपतन कोण का मान किससे ज्यादा कर दिया जाए? क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दिया जाए, तो देखो प्रकाश की किरण, देखो यहाँ जो अपवर्तित किरण है कहाँ आ गई? सीमा रेखा पर आ गई थी, सीमा रेखा पर आ गई है। अब तुम इसे और बढ़ा रहे, तो ये जो 90 अंश था
अब जी और बढ़ेगा मतलब 90 अंश से क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्या हो जाएगा, ज्यादा। जी आपका क्या डाल दिया मैंने, अवलंब। जी आपका अवलंब डाल दिया। अब आप क्या कर रहे हो कि आपतन कोण का मान मतलब इस कोण का मान और ज्यादा बढ़ा दिया, आई। आपतन कोण का मान आपने किससे ज्यादा कर दिया, क्रांतिक कोण से। तो प्रकाश सघन माध्यम में अब बिल्कुल नहीं जाएगा, बल्कि पूरा का पूरा प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आता है। बल्कि पूरा का पूरा प्रकाश उसी माध्यम में क्या होता है रे बाबा, वापस लौट आता है। क्या होता है, वापस लौट आता है। अब यदि आपतन कोण का मान और बढ़ाते जाएं तो, और बढ़ाने का मतलब क्या, अब क्या करोगे, क्रांतिक कोण से अब ज्यादा करोगे। क्रांतिक कोण तक तो आपने बना लिया, अब आपतन कोण का मान लिया तो आपने क्या कर दिया, क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दिया। तो अब ये प्रकाश जो है, प्रकाश की किरण पहले देखो यहाँ जाती थी, अपवर्तन के पश्चात यहाँ जाती थी, इस तरफ निकलती थी, अवलंब से दूर हटती जाती थी। फिर क्रांतिक कोण तक जब हुआ तो ये इधर आ गई, इसके सीमा पृष्ठ पर आ गई, यहाँ आ गई। अब आप और नहीं मान रहे, अब आप आपतन कोण का मान और बढ़ा रहे हो। अब और बढ़ाओगे तो अपवर्तन किरण, अपवर्तित किरण जो है विरल माध्यम में अब बिल्कुल नहीं जाएगी। कहाँ को लौट आती, सघन माध्यम में ही वापस लौट। जी मैं यहाँ कांच बना दूं, कांच दर्शा दिया मैंने, जी कांच हो गया, ये क्या हो गया, कांच हो गया, कांच। यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, कांच। और ये अपवर्तन कोण क्या हो गया, आर। क्लियर है। तो यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए, इस वाले कोण का आपतन कोण का मान किससे अधिक कर दिया जाए, क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए, तो प्रकाश की किरण कहाँ, विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाती है, बल्कि उसी माध्यम में क्या होती है, पूरी की पूरी किरण वापस हो जाती है। और जब पूरी की पूरी किरण क्या हो गई, उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो इस घटना को क्या कहा गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्योंकि पूरा का पूरा प्रकाश क्या हो गया, परावर्तित हो गया। अब विरल माध्यम में प्रकाश बिल्कुल नहीं जा रहा है, विरल माध्यम में प्रकाश बिल्कुल नहीं जा रहा है। समझ में आया या नहीं आया, प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जा रहा है, सीमा पृष्ठ से प्रकाश टकरा करके उसी माध्यम में प्रकाश क्या हो जाता है, वापस लौट आता। तो इस घटना को क्या कहा गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि पूरा का पूरा प्रकाश सघन माध्यम में ही परावर्तित होकर वापस लौट आता है। और प्रकाश वापस लौटा तो पूरा का पूरा प्रकाश परावर्तित हो गया, तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो कहते हैं। अब ये देखो, जिस सतह से ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा ना, इस सतह से सीमा पृष्ठ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, प्रकाश उसी माध्यम में गया, तो ये सतह क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा क्या होने लगती है, चमकने लगती है। क्या होने लगती है, चमकने लगती है। समझ में आ गया, प्रकाश ये क्या है, चमकने लगती है सतह। जिस पृष्ठ से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह सतह क्या होने लगती है, चमकने लगती है। क्लियर हो गया। तो अब लिखें, चाहो तो हेडिंग भी डाल लो, पहले साथ में हेडिंग डलाई थी, अब फुटकर डाल लो। अब हेडिंग डाल लो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लिखो, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि पूरा का पूरा प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। अब यदि आपतन कोण का मान क्या कर दिया जाए, क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए
तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि पूरा का पूरा प्रकाश सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जिस सतह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिस सतह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, वह सतह अत्यधिक चमकने लगती है। वह सतह अत्यधिक चमकने लगती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी समझ गए। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। हेडिंग डालें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। क्या शर्तें हैं भाई? शर्तों को समझिए। देखो, पूर्ण आंतरिक कब होगा? प्रकाश कहां से? प्रकाश सघन माध्यम से कहां जाना चाहिए? विरल माध्यम में। पहली शर्त भैया देखो, कांच से प्रकाश कहां जा रहा है? वायु में जा रहा। तो प्रकाश सघन माध्यम से कहां जा रहा? विरल माध्यम में। तो पहली शर्त क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की? कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, पहली शर्त। अच्छा, दूसरी शर्त, जो अपवर्तन कोण है नीचे का, इधर किरण क्या हुई? जब सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जाएगा तो ये अवलंब से क्या होगी? दूर हट जाती है। ये किरण क्या होती है? दूर हट जाती है। तो इस अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? अधिक। किससे अधिक होगा? आपतन कोण से। तो दूसरी शर्त है अपवर्तन कोण का मान किससे अधिक होना चाहिए? क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। क्लियर है? अपवर्तन कोण का मान भी किससे अधिक होना चाहिए? क्रांतिक कोण से। समझो, आपने यहां तो सी बना ना, अब क्रांतिक कोण बढ़ा। अब क्रांतिक कोण को आप और बढ़ाइएगा। जब आपने क्रांतिक कोण को और बढ़ाया तब तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हुई। आपने आपतन कोण को बढ़ा दिया, किससे ज्यादा कर दिया? क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दिया। और जब आपने क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दिया तो पूरा का पूरा प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट गया। तो आपतन कोण का मान किससे ज्यादा होना चाहिए भैया? क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। आपतन कोण, इसका मान क्रांतिक कोण से जब ज्यादा करोगे तभी तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाएगा। तो दोनों शर्तें याद होंगी। चलो लिखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न दो शर्तें आवश्यक हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न दो शर्तें आवश्यक हैं। हाँ, नंबर 1 लिखो, अपवर्तन कोण का मान। अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण आर का मान। अपवर्तन कोण को काय से लिखते हैं? आर से। और आपतन कोण को काय से लिखते हैं? आई से। तो लिखो, अपवर्तन कोण आर का मान आपतन कोण आई से अधिक होना चाहिए। अपवर्तन कोण आर का मान आपतन कोण आई से अधिक होना चाहिए। नंबर 2 लिखो जी, आपतन कोण है, इसका मान किससे अधिक होना चाहिए? इस वाले कोण से, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो लिखो आप, नंबर 2 में लिखो, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपने लिख लिया। चलिए अब हम समझते हैं, हेडिंग डालेंगे आप लोग, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। हेडिंग डाल ली, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। हम देखो बेटा, विरल माध्यम को काय से लिखते हैं? विरल माध्यम को हमने काय से लिखा? वायु। वायु से प्रदर्शित कर रहे विरल माध्यम को प्रदर्शित करने के लिए 1 लिख लो यहाँ, 1।
और ये है कांच, ये माध्यम 2 हो गया। यदि हम विरल माध्यम मतलब वायु को 1 से और सघन माध्यम कांच को 2 से प्रदर्शित करें तो इस स्नेल के नियम से क्या बनेगा? चूंकि किरण कहाँ से जा रही है, देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही, तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का फर्क है। किरण कहाँ से जा रही है? क्रांतिक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। सघन माध्यम क्या है? कांच। कांच को कैसे लिखते हैं? 2 से। और वायु किस में जा रही है? वायु में, मतलब 1 में जा रही है। तो अपन कह सकते हैं कांच के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? वायु का अपवर्तनांक, मतलब 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक। माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। समझ में आ गया? लिखो, यदि विरल माध्यम वायु को 1 से व सघन माध्यम कांच को 2 से प्रदर्शित करें तो इस नेल के नियम से सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का फलन, क्योंकि किरण कहाँ से जा रही? सघन से विरल में जा रही, तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। तो इस नेल के नियम से सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का फलन। सघन माध्यम के सापेक्ष मतलब सघन माध्यम 2 है, तो एन के आगे 2 लगाओगे, प्रतीक को आगे लगाते हैं ना। विरल माध्यम 1 है, सघन माध्यम के सापेक्ष 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, मतलब 2 क्या है? सघन माध्यम। सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर। कहानी आया समझ में? ये बता दे मुझे। क्लियर हो गया आप लोगों का? सघन माध्यम क्या है? 2 और विरल माध्यम है 1। कांच सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही, तो 2 के सापेक्ष 1 का माध्यम, मतलब माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का। सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। सघन माध्यम को 2 लिखा, विरल माध्यम को 1 लिखा, तो n के आगे 2 लगा दो और n के पीछे 1 लगा दो, तो ये क्या हो गया? सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। क्लियर हो गया? इतना आपने उतार लिया। चलो, अब आप जानते क्रांतिक कोण I कितना है जी? C है, यहां से निकाल रहे ना अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। तो कौन सा चित्र इसके लिए बनेगा? ये वाला चित्र बनेगा जी, लास्ट वाला, ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा? क्रांतिक कोण में C देखना है अपन को, तो C ये वाला चित्र, ये वाला चित्र। दूसरा जी पहले के बगल पर जो चित्र बना वो चित्र बनेगा। सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, तो 2n1 बराबर साइन आई बटे साइन आर, ऐसे लिख लिया अपन ने। अब क्या है? अब यदि आपतन कोण क्या आपतन कोण I क्या हो? क्रांतिक कोण C हो। अब यदि आपतन कोण I क्या हो? क्रांतिक कोण C हो, तो आपतन कोण I की जगह क्या लिखेंगे? C लिखेंगे। अब यदि आपतन कोण I क्या हो? क्रांतिक कोण C हो, और क्रांतिक कोण C कब होगा? जब अपवर्तन कोण कब कितना हो? 90 अंश हो, तथा अपवर्तन कोण R कितना हो? 90 अंश। अपवर्तन कोण R बराबर कितना हो? 90 अंश। यदि आपतन कोण I क्या हो? क्रांतिक कोण, और ये क्रांतिक कोण कब होगा? जब अपवर्तन कोण कितना हो? 90 अंश। तो क्या बनेगा? 90 अंश हो। तब 2n1 बराबर साइन I की जगह क्या लिखोगे? C,
क्योंकि सी हो गया। और साइन आर की जगह क्या लिखोगे 90। साइन 90 का मान कितना होता है रे बाबा बताएं जरा। 2n1 बराबर साइन 90 का मान 1 नहीं होता, साइन और सी बटे 1। यहाँ आपने बगल पर क्या बता दिया, साइन 90 बराबर साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 बगल पर बता दिया। इतना समझ में आ गया आपके। अब हम कहते हैं कि क्रम से लिख लो इसको 1 और 2। तो ये बेटा जब ये क्रम उलटते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपने पढ़ा है। ये देखो अगर ऐसे लिखा है 2n1 लिखा है तो आप इसको लिखना चाहेंगे तो देखो 1/1n2। अगर प्रतीकों को आप बदलेंगे तो वो क्या होता है, बटे में आ जाता है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं 1n2 बराबर क्या 1/1n2 बराबर सान सी। क्या हो जाता है, सान सी हो जाता है कि नहीं हो जाता है, हो जाता है। अब हम कहते हैं इसको पलट दो, फिर ऊपर लिखो तो ये भी पलट जाएगा। हर संख्या के नीचे क्या होता है 1, इसको पलटो जरा 1 और 2 बराबर अतः 1 और 2 बराबर 1/सान सी। 1 और 2 बराबर 1/सान सी। मतलब ये क्या हो गया, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। माध्यम एक चूंकि क्या है वायु और माध्यम जो क्या है कांच, तो इसी को क्या बना लेंगे आप लोग, दिख रहा ना आप लोगों को। इसी को आप क्या कैसे लिख लेंगे, अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिख लीजिए। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर 1/सान सी। इसे चाहो तो ना करो ब्रैकेट में बंद, कोई जरूरी नहीं है, इसे नीचे वाले को कर देते हैं ब्रैकेट में बंद, ठीक है। अतः 1 और 2 बराबर 1/सान सी। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर 1/सान सी। इसको उतार लें। लिख लिया 1 और 2 बराबर 1/सान सी। भाई इसको पलटेंगे, देखो इसको ऊपर ले जाइए, इसको ले गए ऊपर, एक नीचे आ जाएगा, एक लेकिन 1 में लिखा नहीं जाता। तो 1 और 2 बराबर ये भी पलट जाएगा, जब ये इस तरफ का पलटेगा तो ये भी पलट, तो 1/ क्या आ जाएगा सान सी। और AN एक क्या है वायु है तो इसकी जगह A लिख दिया, N2 क्या है कांच है गिलास है, तो ANG बराबर 1/सान सी। क्लियर हो गया जी, आपने लिख लिया, इतना आपने उतार लिया। चलो इसमें हल्का सा और थोड़ा सा लिख लो, तो इसी के साथ आपका पाठ भी समाप्त हो जाएगा। लिखो इसको, चूंकि आपने मैंने लिखवा चुका हूं, फिर मैं दोबारा से याद करने के लिए लिखवा रहा हूं कि फिर याद आए। चूंकि लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखो पिछले रजिस्टर में लिखाया है कहीं पर, ठीक। तो फिर से ये लिख लें, चूंकि लाल रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होता है सबसे कम तथा बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण एक दूसरे के कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती उल्टे हैं। जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसका क्रांतिक कोण क्या होगा, कम। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण एक दूसरे के कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। आप सूत्र से नहीं देख रहे, ANG बराबर 1/सान सी, तो उल्टे हैं ANG और 1/सान सी। क्रांतिक कोण नीचे आया तो एक दूसरे के उल्टे हो गए, उल्टे मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो गए। तो आपने क्या पढ़ा कि लाल रंग के लिए तो अपवर्तनांक क्या है सबसे कम है, अपवर्तनांक सबसे कम, तो लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण क्या हो जाएगा सबसे अधिक।
और बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे ज्यादा। तो बैगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण क्या हो जाएगा? सबसे कम। क्लियर हो गया? अतः, अब लिखो अतः लाल रंग के लिए, अतः लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान अधिकतम क्यों होगा? अधिकतम जान गए भाई। लाल रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होता? कम। और अगर अपवर्तनांक कम है तो क्रांतिक कोण क्या हो जाएगा? अधिक। तो लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम, अतः लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम। लिख लिया? और बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक क्या पढ़े थे आप लोग? बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक ज्यादा होता है। बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होता है? ज्यादा। तो बैगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण क्या हो गया? कम। तो लिखो उसी में, आपने लिखा लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिकतम व अपवर्तनांक नहीं, लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण सबसे अधिकतम व बैगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है। बस इसी के साथ आपके फिजिक्स का ये वाला पार्ट भी समाप्त हो गया। चलिए, सवाल भी मैंने आपको इसी के साथ, इसी चैप्टर में साथ साथ बताए थे, क्योंकि इस पार्ट में सवाल कम दिए गए हैं। फिर भी आप लोग सवाल जो भी दिए गए हों मॉडल पेपर से, काका 10 ईयर से, अन्य पुस्तकों से सवाल लगा लें। और ये पार्ट समाप्त हो गया है। आप अब नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे से। धन्यवाद।